मोअज़्ज़िज़ मेहमान सदर साहब और माला कपूर साहिबा, उर्वशी अग्रवाल साहिबा, कृष्ण कुमार नाथ साहब, हाँ सुरेंद्र सिंगल जी, सिंगल साहब, जनाब सब सुरेंद्र सिंगल साहब। शर्मा ही बोलता। मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि यहाँ एक प्रोग्राम है हिंदी भवन में। अच्छा। तो बहुत अच्छा हुआ कि ये एक रास्ता बना मेरे यहाँ आने का। वैसे अखलाकन मुझे यहाँ प्रोग्राम नहीं भी होता तो भी आना चाहिए था। गोविंद गुलशन जी से मेरी पहली मुलाकात गालिबन 2007 में हुई। मैं गुना जा रहा था और मतलब हम दोनों ही साथ जा रहे थे। तो गोविंद जी ने टिकट बनवाए थे भोपाल एक्सप्रेस से। तो मैं पता नहीं कहाँ एक जाम में, इधर लोहे का जो पुल है, जाम लगा पड़ा ज़बरदस्त और मैं नहीं पहुंच सका। और मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि आप चले जाइए। फिर मैं एक और दूसरी ट्रेन से वहाँ पहुंचा। वापसी में हम लोग साथ आए। तो वो ट्रेन जो वो असल में छोटी लाइन है गुना से जो भोपाल आती है। तो उसमें बैठे हुए थे हम ट्रेन में, खाली थी ट्रेन। तो वहाँ एक शख्स आया जो घड़े बेच रहा था, मिट्टी के घड़े। तो गोविंद जी ने उसे बुलाया और कई घड़े जो है वो देखे, कुछ बजा के भी देखे। और तो मुझे मालूम हुआ कि मैंने कहा बड़ी जानकारी है आपको घड़ों की। तो मैंने कहा किस लिए ख़रीद रहे हैं आप ये? तो उन्होंने कहा मैं अचार का बड़ा शौकीन हूँ, आम का अचार डाला जाएगा इसमें। तो वो अच्छा खासा बड़ा साइज का घड़ा था। तो मैंने कहा इतना अचार कब तक खाएंगे आप? उन्होंने कहा साल भर काफ़ी रहता है। मैंने कहा ठीक है, ये ज़रा अचार जब तैयार हो जाए तो मुझे याद रखिए। तो वो टिकट में जो हमारे थे वो गोविंद जी ने बनवाए थे। तो मैंने उन टिकटों के पैसे देने के लिए हर कोशिश करके देख ली, मिन्नत समाजत इल्तिजा, लेकिन पैसे नहीं लिए था उन्होंने। और जवाब ये था कि अरे छोटे भाई से कोई पैसे लेता है? क्या बात। ये बड़ी मामूली सी बात लगी कहने में और बड़े ज़रा सी देर में मैंने कह भी दी। लेकिन ये मामूली सी बात कोई गैर मामूली आदमी ही कह सकता है। बेशक मैंने इस मुशायरों के सफ़र में बड़े किस्से भी हैं मेरे पास, लिखे भी हैं मैंने, वो किताब है एक। तो बड़े अजीब मंजर देखे हैं मैंने। एक बार मैं लौट रहा था कहीं से खंडवा से, तो एक शायरा थी और उसके अब्बा उसके साथ में थे, मतलब दूसरात के लिए। तो मेरी सीट ज़रा आगे थी, वो मैं वहाँ से गुजरा तो वो हिसाब चल रहा था उनमें बाप बेटी में। तो वो कुछ झगड़ा हो रहा था। उन्होंने अब्बा हुजूर ने जो है मुझे बुलाया कि इधर आओ अब्बास भाई, ज़रा फैसला कराओ हमारा। तो मैंने कहा यार क्या हुआ? कहने लगे मैं 3 दिन से इसके साथ हूँ, ये 200 रुपये कम दे रही है मुझे। तो मैंने कहा तुम इससे पहले कि मैं तुम्हारा फैसला कराऊँ, तुम ये बताओ मुझे कि तुम बाप बेटी हो या नहीं? तो बाप बेटी में ऐसा हिसाब होता है? कहने साहब है, ओरिजिनल है बेटी, बड़े के हिसाब अपनी जगह है। अच्छा। एक मंजर और देखा मैंने, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा जनाब, बस मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो वो मियाँ बीवी साथ मुशायरे पढ़ते हैं। तो एक बार मैंने देखा उनमें झगड़ा हो रहा था।
तो वो कुछ मेरे ख्याल है कुछ 100-150 रुपये में झगड़ा था सिर्फ। सोच की बात ये थी। लेकिन ये मंजर इसलिए दिखाया मैंने आपको कि वो तो रोज़मर्रा साथ रहने वाले लोग हैं और फिर भी झगड़ा कर रहे हैं। गोविंद जी ने बहरहाल जो पैसे का जिक्र आया तो वो बड़े बड़े भाई की तरह थे और उनका किरदार, उनका अमल बिल्कुल बड़े भाई जैसा था। कृष्ण बिहारी नूर साहब का जो एक स्कूल है उसके बड़े अहम शायर थे और हम जिस मुशायरे में जा रहे थे गुना में वो भी उसी स्कूल का मुशायरा था, दीपक जैन का मुशायरा। और असलम राशिद साहब से मेरी पहली मुलाकात वहीं गुना में हुई थी। अजीब व गरीब जजीरा है, वो एक टापू है अलग शायरी का। तो बड़े अजीब किस्से हैं वो मुशायरे में। एक वाक़ई ये भी हुआ था कि गुना में मुझे सुन के कुछ सामीन जाने लगे थे तो दीपक जैन ने कहा यार ये आपके बड़े चाहने वाले हैं, रोक लीजिए। तो मैंने रोका, मैंने कहा भाई अभी बहुत सीनियर शोरा हैं, इन्हें सुन के जाइएगा। तो वो रुक गए बेचारे, बड़े शरीफ लोग। मैंने कहा रुक जाइए, वो रुक गए। तो फिर एक हमारे शायर हैं नवाज देवबंदी साहब जी, तो वो कुछ 1-1.25 घंटे में हटे वो माइक से। तो वो लोग जो मेरे कहने से रुके थे वो एक साइड में खड़े हो गए मुशायरे के बाद। उनमें से एक आदमी आया कि जरा इधर आइए जरा। उनमें से एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि यार हम आपके कहने से रुक तो गए थे मगर इस कदर रोका जाता है तो गोविंद भाई जो थे वो सुन रहे थे, देख रहे थे और मुस्कुराते थे वो। बहरहाल देखिए वाक़यात बहुत हैं। अभी मेरे साथ हैदराबाद गए थे 1 साल पहले, रेख्ता में, ये हमारी बेटी भी साथ में थी और बड़ी जीने की उमंग नज़र आ रही थी मुझे उनके अंदर। ऐसा लग रहा था कि ये मायूसियों का कोई गुबार हटाकर और किसी अंधेरे को पीछे धकेल कर आगे आए हैं और बिल्कुल बच्चे से बन गए हैं। ये ज़िंदगी को एक नए सिरे से एक नया सफ़र शुरू किया है। तो कुछ शेर सुनाते रहे, मैं सुनता रहा, बड़े अच्छे शेर थे। और उन्हें वहाँ जिस तरह सुना गया वो भी हिस्टोरिकल मोमेंट था। फिर कतर में उनसे मेरी मुलाकात हुई अजीज़ नबील साहब के मुशायरे में, तो वो तो एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई। खैर ये सब हुआ बहुत बाद में हुआ। शायर असल में चला जाता है, फिर हम काफ़ी अफसोस मिलते हैं और शर्मिंदगी का इजहार करते हैं कि हम नहीं कर सके, गोविंद जी को जो उनका हक़ था वो नहीं मिल सका। ये बात मैं रस्मन नहीं कह रहा, ईमानदारी की बात है। एक ऐसा गिरोह बन गया है मुशायरे में और कभी सम्मेलनों में भी कि वही 10, 12, 15 लोग हैं। 20 कर लीजिए, बढ़ा के बहुत कर लेंगे। तो कुछ ऐसा बैठा दिया गया है जहनों में तासुर कि साहब आपको मुशायरा करना है तो इन्हें बुलाना ही पड़ेगा वरना आपका मुशायरा बर्बाद हो जाएगा। गोविंद जी ने अभी अंदाज़े बयां का जो मुशायरा, जो असल में कहना चाहिए 12 दही का मुशायरा था और अंदाज़े बयां का उसमें कुछ वो था, इश्तराक था उसमें, और अजीज़ नबील के मुशायरे में और जो हैदराबाद में रेख्ता का मुशायरा था। गोविंद जी ने ये साबित किया था कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं होता, मुशायरे का इस्टेब्लिशमेंट जो है कुछ नहीं होता, शायरी ही सब कुछ होती है। शायरी की कोई उम्र नहीं होती, कोई हद नहीं होती। और वो जब ईमानदाराना तौर पे किसी शायर को बुलाया जाएगा और वो ईमानदाराना तौर पे अपना कलाम सुनाएगा तो सुना जाएगा। तो इसमें कोई गिरोह एक काम नहीं कर सकता इस चीज़ के खिलाफ। लेकिन ये बात सच है कि हमारी एकेडमीज़, ख़ास तौर से हिंदी उर्दू एकेडमीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, उन्हें किसी ने ये नहीं कहा था कि आपको मुशायरे करने हैं
तो आपको ऐसे शायरों को बुलाना है या कवियों को बुलाना है जो अपने साथ बहुत बड़ी भीड़ लेकर आएँ, या बहुत ज़्यादा तालियां बजें, या कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए जाएं कि साहब कमाल हो गया, क्या मुशायरा था। एकेडमीज इसलिए नहीं बनाई गई थी, एकेडमीज अदब की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल सच बात है। उन्होंने भी ये किया कि उन शायरों को प्रीफर किया जो मुशायरे के इस्टेब्लिश और कामयाब शायर माने जाते हैं। इससे क्या हुआ, नुकसान बहरहाल शायरी का हुआ। आज मैं जाता हूँ बहुत से मुशायरों में तो लोग कहते हैं कि वही अभी बिल्कुल सच्चा वाक़या है कि हमारे मुशायरे के बहुत बड़े शायर आए और उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ताज़ा गज़ल सुना रहा हूँ, और आपका वो देख करके आप इतने शौकीन हैं, मेरा जी चाहता है कि ताज़ा गज़ल सुनाऊँ। तो वो खैर गज़ल सुना के चले गए। उनके बाद मुझे पढ़ना था। मैं आया और मैंने कहा कि जनाब अभी जो आप ताज़ा गज़ल सुना के गए हैं ये मैंने 1983 में सुनी थी पहली बार। क्या कहना। तो अजीब तमाशे हो रहे हैं, लेकिन ये कि मैं यहाँ जब भी आता हूँ, मेरा ख्याल है मैं दूसरी तीसरी बार आया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सच्चे शायर हैं, ये सब सच्चे लोग हैं, इन्हें कोई लिफाफा नहीं मिलेगा, और इन्हें ये भी कहा जाता है बार बार कि जरा समय का ध्यान रखें। और ये भी देखा मैंने कि एक शायर को बुलाया जा रहा है और अगले का नाम बताया जा रहा है। एक बार ये हरकत मैंने भी की थी अकेडमी में। वो कभी कभी लोग मुझसे निज़ामत भी करा लेते हैं, बहुत बुरी बात है ये निज़ामत करना, तो मतलब बुरा जॉब है ये। तो वो मेरे पास आए उर्दू अकेडमी के एक ऑफिसर, कहने लगे यार वक्त ज़रा कम है और हम 3 दिन के थके हुए हैं, आज हम उम्मीद करते हैं कि आप काम ज़रा जल्दी निपटा देंगे। तो मैंने जहन दौड़ाया तो वो मेरे जहन में भी ये आया। तो वो छोटा सा स्टेज है गालिब अकेडमी का, हशमत भारद्वाज साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बड़ा छोटा सा स्टेज है, उसमें 6-7 लोग बैठ सकते हैं। तो 1-2 लोगों को मैंने बिठाया जो बुजुर्ग थे, और बाकी मैं ये कहता था कि फला साहब 6-7 नाम लेता था मैं और ये कहता था स्टेज पे आ जाए। तो वो लोग आ जाते थे स्टेज पे, उन्हीं में से मैं पढ़वाता रहता था, और हर पढ़ने वाले से मैं ये कहता रहता था कि पढ़ने के बाद सामने जाके अपनी जगह पे बैठ जाए। फिर 6 आ जाते थे, वो पढ़ के फिर सामने चले जाते थे, फिर नए 6 आ जाते थे। तो एक बुजुर्ग शायर को मेरी ये बात इतनी बुरी लगी, वहाँ बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में रहते थे वो वाजिद सहरी साहब, तो उन्होंने बहुत बुलंद आवाज़ में कहा मुझसे कि अच्छा आप तो खुदा बंदे सुखन बन गए हैं। तो बहरहाल मैंने फिर माफ़ी मांगी शायरों से, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी सादगी क्या है, मैं ये देखकर हैरान हूँ। और कि आप सब कुछ सुनते हैं, सहते हैं, फिर भी आते हैं, क्योंकि आप एक परिवार हैं। बेशक बेशक आप एक घराना है, और आपको बहरहाल ये जो रिवायत है शायरी की, जिसे गोविंद गुलशन जैसे लोगों ने सींचा है और शादाब किया है, आपको इस गुलशन को हरा भरा रखना है और घराने को आबाद रखना है। और मैं क्या अर्ज़ करूँ गोविंद जी, मैं तो एक मशवरा ही दे सकता हूँ, और उसमें अपना मीर कबीर फाउंडेशन की तरफ से जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा कि एक मुशायरा साल में हिंदी भवन में अगर हम गोविंद जी की याद में करें और अच्छे और वो मतलब ये बात की बात नहीं है, आप चाहें तो उसकी तारीख रख सकती हैं, और मैं वो तारीख किसी को नहीं दूंगा, मैं उस मुशायरे में अवेलेबल रहूँगा। इस बात की बहरहाल बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये कि जो हक है वो अदा हो जाए। अगर मैं किसी की नज़्म पढ़ रहा था, बहुत छोटी सी नज़्म है 2.5 मिसरों की, कि तुमसे बिछड़े मुद्दतें हो गई, तुमसे बिछड़े मुद्दतें हो गई, मगर आज भी मैं सुबह उठकर
2 चाय बनाता हूँ। बहुत अच्छा है, क्या कहना है, क्या कहना है। तो ये जो अमल है चाय बनाने का, ये एक सिंबल है, ये उन्हें याद करना। तो ये जारी रहना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो स्कूल है कृष्ण बिहारी नूर साहब का जो स्कूल है जी, इस पूरे स्कूल के लिए समर्पित हो वो मुशायरा। बहुत अच्छा, आगे बहुत ये पता लगे, जैसे दाग दहलवी का स्कूल है तो माना जाता है उनके 9 रत्न थे, 9 रत्नों के और कई रत्न थे। तो वो पूरा एक स्कूल है जो इस्टेब्लिश है और आज भी इसे ज़बान की शायरी के हवाले से याद किया जाता है। तो कृष्ण बिहारी नूर साहब का जो स्कूल है वो ज़बान का भी स्कूल है और सबसे बड़ी बात ये कि तहजीब का। मैं तो किसी से कह रहा था एक दिन लखनऊ में, वो कहने लगे आप दबिस्तान लखनऊ का कोई ऐसा शायर बताएं जो मतलब सरापा, जो परिभाषा हो, मतलब जिसे देखकर ये कहा जा सके कि ये है दबिस्तान लखनऊ, ये लखनऊ स्कूल ऑफ पोइट्री ये है। तो मैंने कहा कृष्ण बिहारी नूर को देख लीजिए, ये सर से लेकर गाँव तक बस अल्टीमेट लखनऊ का स्कूल है। इनको मैंने 2 मुशायरे उनकी सदारत में पढ़े। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को। मुशायरे भी बहुत बड़े थे, मतलब कृष्ण बिहारी नूर साहब की सदारत और बशीर बद्र की निजामत। अरे गजब दोनों ही दिग्गज हैं। लगा सकते हैं कि मैं दोनों दिग्गज। सदर नाश कर सकता हूँ। बेशक बेशक। चंद शेर सुन लीजिए। ये बातें माला कपूर साहिबा और उर्वशी अग्रवाल साहिबा, ये तय रहा कि हम एक मुशायरा कबीर फाउंडेशन और बाला दहलीज कर रहे हैं। गोविंद जी की याद में हम करते रहेंगे और उनके नाम पर बल्कि एक अवार्ड भी आप शुरू करें और वो बिल्कुल डिजर्विंग लोगों को मिलना चाहिए। और मुशायरे के शायर उसमें कम से कम बुलाए जाएं। चलो फिर तो उम्मीद है। तो खैर चंद शेर सुन लीजिए। कुछ ऐसे मैं शेर सुनाने आया नहीं था, लेकिन ये कि एक गज़ल मुझे याद आ गई कि अच्छा किसी को याद भी करें और तरन्नुम में याद करें। चलिए खैर, उर्वशी जी हमारी सरपरस्त हैं। अलग न होंगे ये किरदार दास्तां से कभी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अलग न होंगे ये किरदार दास्तां से कभी। अजीम लोग गुजरते नहीं जहां से। क्या कहना है, क्या कहना है, भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग गुजरते नहीं जहां से कभी। चमकने लगते हैं आँखों में आंसुओं की तरह। क्या कहना है, चमकने लगते हैं आँखों में आंसुओं की तरह। सितारे टूट भी जाएं जो आसमां से कभी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सितारे टूट भी जाएं जो आसमां से कभी। क्या कहना है, वाह। मैं तेरी खूबियां लफ्जों में किस तरह ढालूं। क्या कहना है, क्या कहना है। मैं तेरी खूबियां लफ्जों में किस तरह ढालूं। ये हक अदा नहीं होता मेरे बयां से कभी। बहुत अच्छा भाई, क्या कहना है, ये क्या हक कहना है। अदा नहीं क्या कहना है। होता मेरे बयां से कभी। और ये शेर खास तौर से पेश कर रहा हूँ, आखिरी शेर इरशाद। कि बिछड़ने वालों में उसका शुमार कैसे हो। क्या कहना है। छोड़ने वालों में बिछड़ने वालों में उसका शुमार कैसे
आदमी तो गया ही नहीं यहाँ से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाई, क्या कहना है, क्या कहना है, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया।